मेहमान हैं प्रयागराज महापौर श्री उमेश चंद्र गलेश केसरवानी जी। आपके सभी दर्शकों को स्वागत करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। क्या विजन है प्रयागराज को, आप किस विकास की किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? प्रयागराज एक इस भारत का एक प्रमुख शहर है। लगभग 40 लाख पौधे इस प्रयागराज को एक ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। यह भी अयोध्या सीट भी उत्तर प्रदेश में भाजपा हार गई। सीटें कम ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती है। कभी कभी राहुल गांधी जी ने तो बोला है संसद में कि हिंदू हिंसक होते हैं। इसमें राहुल गांधी एक विदेशी कोख से पैदा हुआ बालक है। उसको भारत की संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं से न तो कोई लेना देना, न तो वो कुछ जानता है। हमारे चैनल और हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। मैं सौभाग्य श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज़ ग्लोबल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में और हमारे मेहमान हैं प्रयागराज महापौर श्री उमेश चंद्र गलेश केसरवानी जी। आइए इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विषय चल रहा है इस राजनीति में। नमस्कार सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता से संघर्ष करते करते आज आप यहाँ प्रयागराज के महापौर के इस गद्दी पर विराजमान है। कैसा सफर रहा आपका? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को स्वागत करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, जहाँ सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी काम करते करते अपने गुणों के आधार पर सर्वोच्च पद पर जा सकता है। यह गौरव केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार से समाज के बीच में काम करते करते संगठन की नीति के आधार पर समाज को जोड़ने का प्रयास करता रहा। पार्टी ने महसूस किया और आज महापौर के पद पर जनता की सेवा कर रहा हूँ। सर, पूरी जनता देख रही है कि आपके आने के बाद प्रयागराज की जो दशा और दिशा है वो बदल गई है। तो आगे जो क्या आपका प्रोजेक्ट है प्रयागराज को लेकर, क्या विजन है प्रयागराज को, आप किस विकास की किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, प्रयागराज एक इस भारत का एक प्रमुख शहर है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती की धाराएं हैं। शिक्षा का केंद्र है, राजनीति का केंद्र है, भारत के दर्शन और अध्यात्म का केंद्र है। माघ मेला है, कुंभ मेला है, अर्ध कुंभ मेला है। इस नाते यह शहर भारत की संस्कृति, परंपरा, मान्यताओं को गति देने वाला है। न्याय का भी क्षेत्र है। तो प्रयागराज के इस गौरवशाली इतिहास को सहेजते हुए इसके और गौरव को व्यापक करने का प्रयास प्रारंभ है। शहर के जो प्राचीन स्तंभ हैं उन सब का जीर्णोद्धार हो रहा है। कॉरिडोर के रूप में उसका विकास हो रहा है। वो हनुमान जी का मंदिर हो, अक्षयवट हो, दशाश्वमेध भगवान भोलेनाथ की मंदिर हो, मनकामेश्वर की मंदिर हो, भरद्वाज मुनि का आश्रम हो, इन सारे प्राचीन स्थलों का इनका जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत सुंदर तरीके से बन रहा है। सड़कों का सुंदरीकरण और चौड़ीकरण भी आप देख रहे हैं प्रारंभ है। 2025 का जो महाकुंभ है पूरी दुनिया को प्रयाग आकर्षित करेगा और पूरी दुनिया के लोग जब प्रयागराज आएंगे तो प्रयागराज देख कर के ही पूरे भारत की कल्पना लेकर के जाएंगे। तो पूरे भारत को प्रयागराज में सहेजने का प्रयास चल रहा है कि लोग जब आए तो उनको मन के अंदर ये भाव जाए कि वास्तव में प्रयागराज के साथ साथ पूरा भारत भी इसी प्रकार से है। तो उस दिशा में सफाई है, स्वच्छता है, सड़कों का चौड़ीकरण, सुंदरीकरण है, चौराहों का सुंदरीकरण है, हमारे जो तीर्थ स्थल है उनका जीर्णोद्धार है, सुंदरीकरण है और गंगा, यमुना, सरस्वती का पावन तट वो भी निर्मित हो रहा है। हमारा त्रिवेणी पुष्प है जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग जो चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकते, प्राचीन तीर्थ स्थलों पर नहीं जा सकते, तो ऐसे सभी प्राचीन तीर्थ स्थलों को त्रिवेणी पुष्प में संयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रयागराज का एक और गौरव है
यहीं पर रामायण लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि जी ने यहीं पर रामायण लिखी। पूरी दुनिया इस बात को जाने इस नाते महर्षि वाल्मीकि जी की एक भव्य प्रतिमा भी लगाई जा रही है। यज्ञ की भूमि है, सृष्टि का पहला यज्ञ यहाँ पर हुआ, तो इस नाते यज्ञ के महत्व से पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए ब्रह्मा जी की भी एक विशाल प्रतिमा लग रही है। हमारा चौक का जो घंटा घर है, हृदय पाठ है, उसका भी विकास हो रहा है बहुत सुंदर तरीके से। तो ऐसी ये सारी योजनाएं, इसके साथ ही साथ जो हमारा हेरिटेज है, ये साहित्यकारों की नगरी रही है। निराला जी हैं, जगदीश चंद्र गुप्ता जी, राम कुमार वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी, ऐसे अनेक साहित्यकार जो यहाँ, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं, पुरुषोत्तम राज टंडन जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, ऐसे जो अनेक मनीषी यहाँ पर हुए हैं, उन सब के आवासों को, उनके कार्यों के केंद्रों को भी विकसित करने की पूरी व्यापक योजना है। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए भी या एक बेहतर क्षेत्र बने। इस नाते जब यात्री बड़ी संख्या में आएंगे तो होटल भी हो जी, और उस तरीके से बड़े बड़े होटल भी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा जो एयरपोर्ट है उसका भी विस्तार हुआ है, दूसरा टर्मिनल भी बन रहा है, रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है एकदम 5 स्टार स्तर पर। तो सभी रेलवे स्टेशनों का भी विकास हो रहा है, एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, हमारे सभी जो प्राचीन केंद्र उनका विकास हो रहा है, शहर का सुंदरीकरण हो रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, पर्यावरण, उस दिशा में भी प्रयागराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले अगस्त में नगर निगम ने 1,19,000 पौधे रोपित किए थे नैनी के समोगरा ग्राम में, और आज वो सभी 1,19,000 पौधे बढ़कर के एक जंगल का स्वरूप ले लिया है। 10 तारीख को 54,000 पौधे पुनः रोपित करने जा रहा हूँ बसवार में, और 2 लाख पौधे कनिहार में लगाने जा रहा हूँ। तो आने वाले 3, 4, 5 वर्षों के अंदर लगभग 40 लाख पौधे इस प्रयागराज को एक ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। यह भी प्रयास चल रहा है। सर ये तो हो गई प्रयागराज की बात। अगर मैं राजनीतिक मुद्दों पे आऊँ तो अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भाजपा को झटका लगा है और अयोध्या सीट भी उत्तर प्रदेश में भाजपा हार गई, इस जो लोकसभा चुनाव का जो समीकरण है, आपको क्या लगता है इसमें क्या मुख्य कारण होंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः तीसरी बार सरकार बनाई है। भारत के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल लगातार तीसरी बार सर्वाधिक वोट प्राप्त करके अपना सरकार को तीसरी बार बनाने का काम किया। आप कल्पना करिए, जब सारा ब्रह्मांड फैल रहा है, पल पल पर दुनिया बदल रही है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उस दौर में स्थायित्व प्राप्त करते रहना ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता और प्रयागराज की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अटूट विश्वास पैदा किया था वो बनाए रखा। सीटें कम ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती है, कभी कभी परिस्थितियाँ कुछ होती है, कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जिस संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करना, वो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार अनवरत रूप से कर रही है। और उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ गरीब परिवार पिछले 10 वर्षों के शासन में गरीबी रेखा से बेहतर हुए हैं, ऊपर हुए हैं, मध्यम वर्ग में आए हैं। निरंतर गरीबी भारत की घट रही है, जो इस देश का कभी राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने न केवल गरीबों के विकास के साथ साथ इस देश के जो विरासत थे उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। आप देखें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जहाँ जहाँ पढ़ाई किया, जहाँ जहाँ पढ़ाया, जहाँ जहाँ उनका केंद्र रहा, उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगा करके देश के पिछड़े समाज के लोगों का सम्मान बढ़ाया। पिछड़ा आयोग बना करके पहली बार एक कानूनी अधिकार पिछड़े समाज के लोगों को देने का काम किया। संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा काशी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको स्थापित किया, जो सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा माध्यम है।
यही सफाई कर्मचारियों का पांव पखार करके भी एक संदेश देने का काम किया कि जब तक सारा समाज एकजुट नहीं होगा, समरस नहीं होगा, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। उसी अवधारणा को पुष्ट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए काम किया, सबके लिए, वो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अन्य जाति समाज के लोग हों, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। सरकार की योजनाओं में, सरकार की नीतियों में पूरे भारतवासी समाहित रहे हैं। एक आदिवासी बहन को देश का राष्ट्रपति बनाया, इसके पहले एक अनुसूचित समाज के हमारे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक रूप से भागीदारी मिले, यह भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर सोचती रही। कुछ लोग हैं इस देश के अंदर, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पास कोई आधार नहीं है। उनका आधार केवल यही कैसे समाज का विभाजन हो, कैसे समाज जातियों में बटे, कैसे समाज धर्मों में बटे, और उस बंटवारे में वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का काम करते हैं और अपने लिए और अपने परिवार की चिंता करने का काम करते हैं। वो लोग हैं, लड़ाई हमारी उन्हीं लोगों से। देखिए, राष्ट्र के नाम पर लोगों को एकजुट करना ये कठिन काम है, जाति के नाम पर लोगों का विभाजन करना ये आसान काम है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो मुश्किल काम इस देश का है, राष्ट्र के नाम पे लोगों को खड़ा करना, राष्ट्रभक्ति से लोगों को ओत-प्रोत करना और माँ भारती के यश को पूरे विश्व के अंदर स्थापित करना, उस दल से हम लोग जुड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल इस देश के अंदर एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्र के आधार पर समाज के सभी वर्गों का साथ लेकर के काम कर रही है। भाजपा का काम कठिन है। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो एक जातीय उन्माद पैदा करके कुछ वोट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ना तो वो समाज का कल्याण कर सकते हैं, ना तो देश का कल्याण कर सकते हैं, ना पूरे विश्व के अंदर भारत को एक परंपरा भारत की रही कि सारा विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, उस अवधारणा को पुष्ट कर सकते हैं। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही भारत की इस प्राचीन मान्यता के आधार पर पूरे विश्व का प्यार, प्रेम, स्नेह समाहित कर सकता है। इस नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, अपने प्रयागराज की जनता से अपील करता हूँ कि कभी भी सामाजिक विभाजन करने वाले राजनीतिक दलों को अपना समर्थन न दें। जो देश के लिए सोचे, समाज के सभी वर्गों के लिए सोचे, जो इस देश को परम वैभव पर बिठाना चाहते हैं, इस देश को अग्रणी 3 देशों की, विश्व के जो 3 देशों की श्रेणी में जो लाना चाहते हैं, उसको अपना आशीर्वाद देते रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देखा होगा आपने, कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आज चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो भी देश अपने आप को बहुत सामरिक रूप से मजबूत समझते हैं, उनकी किसी की हैसियत नहीं हो कि भारत के सामने खड़ा हो सके। अभी एक विषय और देखा होगा आपने कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो भारत के लोग, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा लेकर के निकल गए। ये भारत की ताकत है। और दुनिया ने कहा कि जो है रूस से आप तेल मत खरीदिए, भारत ने कहा कि जो है मैं तेल खरीदूंगा। ये जो सामर्थ्य पैदा हुआ है पिछले 10 वर्षों में भारत का, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। छोटे छोटे विषयों में भ्रम पैदा करके कुछ लोग हैं जो समाज का विभाजन करना चाहते हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। मैं इतना ही आग्रह करूँगा समाज से कि उनका राजनीतिक जो इतिहास रहा है उस पर नज़र डालें। जो लोग कहते हैं संविधान खतरे में, उन लोगों ने संविधान को तार तार करने का काम किया। इस देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को 56 बार गिराने का काम किया, संविधान का उल्लंघन किया, आपातकाल लगा करके संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन करने का काम किया, इस देश के सभी मूलभूत अधिकारों को सीज करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट को भी सीमित करने का काम किया। आज वो लोग संविधान जेब में लेकर के घूम रहे हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, बाबा साहब की मंशा के विपरीत काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो जम्मू कश्मीर के उन शरणार्थियों को भी राहत दिलाने का काम किया जिनकी अपेक्षाओं में बाबा साहब जीते थे। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं जो इस आधार पर समाज का विभाजन करना चाहते हैं, उनसे समाज होशियार रहे।
और मूल्यांकन करें उनके राजनीतिक चरित्र का, ईमानदारी से मूल्यांकन करें, तो निश्चित रूप से एक नागरिक जो धर्म होता है हमारा, उसका हम निर्वहन कर पाएंगे। मैं आप सभी श्रोताओं को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आखिरी एक क्वेश्चन है कि राहुल गांधी जी ने तो बोला है संसद में कि हिंदू हिंसक होते हैं, इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, राहुल गांधी एक विदेशी कोख से पैदा हुआ बालक है। उसको भारत की संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं से न तो कोई लेना देना, न तो वो कुछ जानता है। जो हिंदू समाज पूरे विश्व को अपना परिवार मानता हो, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्, जिसकी यह अवधारणा रही है। हिंदू समाज का जो मौलिक दर्शन है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी आनंद से रहें, सभी प्रसन्न रहें, यह हमारा मौलिक चिंतन है। और आप देखते होंगे मंदिरों में जब हमारे लोग पूजा पाठ करते हैं और जब पूजा आरती समाप्त होती है तो नारा लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, कहते हैं ना। कोई दूसरा कहता है क्या? तो ये सोचने वाले, ये मानने वाले हिंदू समाज जीव जंतु, पशु पंछी, पर्वत, तालाब, पोखरे, नदियाँ, सरोवर सबको पूजने का काम करती है कि नहीं करती? आज वट सावित्री का व्रत है, लोग पूजा करते हैं वृक्षों की, सरोवरों की, सागर की, पर्वतों की। किस लिए करते हैं? क्योंकि हिंदू समाज का मानना है ये प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, ये अगर संरक्षित और सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मानव समाज का जीवन असुरक्षित हो जाएगा। संपूर्ण मानव समाज की रक्षा के लिए इन प्रकृति के सारे अवयवों की पूजा करता है, अर्चना करता है, उनके संरक्षण की कामना करता है। यह दर्शन हिंदू समाज का। राहुल गांधी को क्या मालूम? राहुल गांधी को तो इसी तरीके से समाज का विभाजन करके वोट लेना चाहिए। आप किसी मुसलमान से भी पूछिएगा, पूछिए कभी जाकर कि हिंदू हिंसक है, तो बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जरूर बोले, किसी उसको लगता है कि अगर हम हिंदुओं को गाली देंगे तो इस देश का मुसलमान हमको वोट दे देगा, और एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके दूसरे वर्ग के वोट को प्राप्त करने की जो कुचेष्टा है राहुल गांधी को, वो इनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करेगा। और आने वाला जो समय है वो इनके इस वाक्य का जवाब देगा। आने वाला जो चुनाव है, उनको लगता है थोड़ी सी उनकी राजनीतिक ताकत सामाजिक विभाजन के कारण बढ़ी है, तो उनको लगता है, और ये पहली बार कांग्रेस ने नहीं कहा है, ये तो इनके जीन में है, ये परंपरागत बयान इनका है। भाई पंडित नेहरू ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए भारत माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लाखों हिंदू काट करके भेजे गए पाकिस्तान से। किस लिए भेजे गए? अगर नेहरू प्रधानमंत्री न बनता तो बंटवारा ना होता, तो हिंदुओं को कत्लेआम भी ना हो। फिर उसी देश के अंदर नेहरू ने, अगर डीएनए जांच कराया जाए तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला कहीं ना कहीं से खानदानी ही निकलेंगे। उसको उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक देश के अंदर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान बना दिया। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था, वहाँ का कानून अलग था, वहाँ का झंडा अलग था। एक देश होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरी व्यवस्था लागू किया। फिर उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई, इस देश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध हो। पूज्य करपात्री जी महाराज और सैकड़ों साधुओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, मांग किया, उन पर गोलियां चलवाने का काम किया। फिर राहुल गांधी जी आए, इस देश के संविधान को तार तार करने का काम किया। नूर बानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सदन के अंदर जाकर के उस फैसले को पलटने का काम किया। इस देश की जो महिला समाज है उनके साथ अत्याचार होता रहे और वोट उनको मिलता रहे, ये उनकी मानसिकता थी। फिर आई श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने कहा कि देश के अंदर सांप्रदायिक लांछित हिंसा बिल लागू करेंगे। तो सांप्रदायिक लांछित हिंसा बिल लागू होता तो इस देश का जो हिंदू समाज हो वो दूसरे दर्जे का नागरिक हो जाता।
फिर राहुल गांधी आए, आप ही बता रहे हो कि लोकसभा में उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, नफरत करने वाला है। हिंदू ऐसा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाँ? और इतना ही नहीं, इस देश के मुगलों और अंग्रेजों ने जो काम नहीं किया वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के कहा कि कौन राम कहाँ के इंजीनियर थे जिन्होंने राम सेतु बना दिया, यानी ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल भी खड़ा कर दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का रवैया इस देश के हिंदू समाज के साथ कैसा है। इसी देश के अंदर 5 लाख कश्मीरी पंडित मार करके भगा दिए गए, उनकी हत्याएं हो गई, उनके ज़मीनों को, उनके मकानों को कब्जा कर लिया गया। कश्मीरी पंडितों के साथ जो दुर्व्यवहार, जो अत्याचार इस देश के अंदर हुआ, तो दुनिया के अंदर कहीं भी किसी हिंदू के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन इस देश के अंदर हुआ। कांग्रेस पार्टी उस पर मौन रहती, नहीं बोलती। इसी कांग्रेस पार्टी ने 1984 में सिखों का कत्लेआम किया कि नहीं किया? तो कांग्रेसी हिंसक है कि हिंदू हिंसक है? अब ये तो राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा। तो ये सिद्ध करता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, इसकी मानसिकता कैसे झेला होगा 60-65 साल इस देश का हिंदू समाज, जिनकी इतनी क्रूर मानसिकता है, जिनके मन के अंदर इतना घृणित विचार है। ऐसे राजनीतिक दलों की सरकार में कैसे इस देश का हिंदू समाज रहा होगा, मैं तो ये कल्पना करके जो है मेरी अंतरात्मा बहुत विचलित हो जाती है। कितनी घृणित मानसिकता इनके अंदर है, इस देश के संस्कृति को लेकर के, परंपराओं को लेकर के, मान्यताओं को लेकर के, इस देश के लोगों के प्रति जो उनकी नफरत की मानसिकता है। तो ये वास्तव में देश की जनता, मैं आग्रह करना चाहता हूँ, उस पर विचार करें और इनको इतना बड़ा दंड दे कि दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत न करें। इतना बड़ा इनको दंड मिलना चाहिए। सर, हमारे चैनल और हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप आगे बढ़ें और अच्छी पत्रकारिता, सकारात्मक पत्रकारिता करके लोगों का हृदय जीते, ये मेरी शुभकामना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि वोट, आपके एक वोट से देश का भविष्य संवरता है। तो जब आप वोट देने जाइए तो सम्यक रूप से विचार करिए, देश के बारे में विचार करिए, समाज के बारे में विचार करिए और उस आधार पर मूल्यांकन करके जब आप वोट देंगे तो निश्चित रूप से भारत जैसे आज एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच रहा है। हमारा देश का जो बुनियादी ढांचा है वो आज ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है। रेलवेज देख लीजिए, हाईवेज देख लीजिए, एयरवेज देख लीजिए, रोडवेज देख लीजिए, एयर जितनी भी कनेक्टिविटी है आज वो वैश्विक स्तर पर है। दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं कि भारत ने 10 सालों में ऐसा विकास कैसे कर लिया, कैसे चांद पर पहुंच गया, कैसे इन्होंने स्वदेशी टीके का निर्माण कर लिया, कैसे कोरोना से लड़ गए। जो बहुत पावरफुल देश थे उनके यहाँ भी करोड़ों लोग मरे, लेकिन भारत दुनिया की इतनी बड़ी आबादी वाला देश कोरोना को परास्त करने में सफल हुआ। स्वयं की अपनी स्वदेशी टीका बनाकर और दुनिया को भी दिया। मैंने कहा ना कि भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। 50 देशों को, गरीब देशों को निःशुल्क टीका देकर के वहाँ भी मानवता की सेवा करने का काम किया। और उस मान्यता को मानने वालों को ये राहुल गांधी, नादान, कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति, क्या कहता है वो? हिंदू हिंसक है। इसलिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसकी भर्त्सना कर सकूं। बस मैं महसूस करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सामाजिक समरसता के आधार पर विकसित भारत का निर्माण करें। यही मेरी आपके दर्शकों से अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साक्षात्कार के विशेष अंग में आप देख रहे थे प्रयागराज महापौर श्री नीलेश सिंह सरवानी जी को। आज इनकी विवाह वर्षगांठ भी है, तो हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।